बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एमडी कैट 2023। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर पूछा गया है आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो रो से यहाँ क्या मुराद है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन यूनिट्स ऑफ ओहम मीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 के अंदर पूछा गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इनवर्सली रिलेशन। रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? एरिया के साथ है, लेंथ के साथ है, रेजिस्टिविटी के साथ है या टेम्परेचर के साथ। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन एरिया के साथ है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसका चार्ज Q है और उसके अंदर एनर्जी W प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम चार्ज को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर है 1/2 CV²। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारी एनर्जी 2 टाइम इंक्रीज कर जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक अल्ट्रा कैपेसिटर यानी कि सुपर कैपेसिटर है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया है, तो उसको हम किस इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अल्ट्रा कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो इसको आमतौर पे हम डबल लेयर इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 5 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक चार्ज है, उसके ऊपर 2 कॉलम चार्ज है, उसको हम 600 जूल एनर्जी के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, जो हमारा वोल्ट आएगा V इज़ इक्वल टू 300 वोल्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 6 के अंदर पूछा गया हमारे पास 2 अपोजिटली पैरेलल प्लेट्स मौजूद हैं, उसके दरमियान चार्ज मौजूद है, वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, उसके लिए क्या चीज़ उसको रिक्वायर्ड नहीं होगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर है V E इज़ इक्वल टू F ओवर Q, तो उसके लिए पार्टिकल चार्ज, प्लेट सेपरेशन और पोटेंशियल डिफरेंस उसको रिक्वायर्ड होगा, लेकिन स्पीड, पार्टिकल की स्पीड उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। 7 के अंदर पूछा है गाज़ी लॉ के ज़रिए हम कौन सी क्वांटिटी को हम मालूम नहीं कर सकते? जैसा कि फार्मूले के अंदर है, सोल्यूशन के अंदर लिखा है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम गाज़ी लॉ के ज़रिए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, लेकिन परमिटिविटी हम फाइंड नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8 के अंदर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है फाई इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इनर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर कॉलम लॉ के मुतालिक पूछा गया कि 2 पॉइंट चार्जेस है, उसके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स मौजूद है, तो उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन कौन सा होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और F इन्वर्सली रिलेशन है R स्क्वायर के, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q। ऑब्जेक्टिव 10 के अंदर PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की डायमेंशन के मुतालिक पूछा गया है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। R इज इक्वल टू mL² T⁻² K-1। ऑब्जेक्टिव 11 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक स्टार है, वो ज़मीन से 1.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ दूर जा रहा है, और जो उसको हम फ्रीक्वेंसी जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं, जब देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं 4.57 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है, तो इसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जैसे कि हमने सोल्यूशन के अंदर दिखाया और हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आती है 4.37 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 12 के अंदर पूछा है स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। आइडियल गैस के अंदर साउंड की स्पीड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है V इज इक्वल टू E ओवर रो अंडर रूट V इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है टेम्परेचर और डेंसिटी पे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 13 के अंदर पूछा है ट्रांसफ़र वेव्स किसी मीडियम से पास करती हैं, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम किस तरह होगा? जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होगा वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा या अप एंड डाउन मोशन करेगा, जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑब्जेक्टिव 14 के अंदर पूछा गया है जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 15 के अंदर पूछा गया वेव ट्रफ रेफर्स टू, वेव ट्रफ क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जब हम एक साइकिल बनाते हैं ट्रांसफर वेव्स का, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो वेव ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछा गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हीट को रिप्रेजेंट करता है, वर्क को, मोमेंटम को, या एनर्जी को। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 17 के अंदर एक आइडियल गैस के मुतालिक बताया गया है जिसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर है मोलर स्पेसिफिक हीट का, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और उसके साथ साथ इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज़ करेगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है डेल इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है डेल यू इज इक्वल सी पी माइनस आर डेल टी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 18 के अंदर पूछा है ओम मीटर ऑफ अ पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर। ओम मीटर को हम आमतौर पे किस लिए यूज़ करते हैं। ओम मीटर रेजिस्टेंस फाइंड करता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है इंटरनल बैटरी, यानी कि जो ईएमएफ होती है बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 19 के अंदर एक वायर दी गई है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल और रेजिस्टेंस आर है। उसको दो इक्वल हिस्सों में हम काट देते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो। 20 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है और उसके दरमियान जो एंगल बनता है 60 डिग्री है। तो फ्लक्स कितना पैदा होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है फाई इज इक्वल टू बी ए कास थीटा। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे फ्लक्स की वैल्यू 0.5 वेबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 21 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक करंट कैरिंग इंडक्टर है, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो मैक्सिमम फोर्स किस वक्त होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 के अंदर ट्रांसफार्मर के मुतालिक पूछा गया हमारे पास दो कॉइल हैं, दोनों कॉपर की बनी है, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं। तो हम उनको किस चीज़ के ऊपर वाउंड करेंगे। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है दोनों कॉपर वायर को हम आम तौर पे आयरन कोर के ऊपर हम वाउंड करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 23 के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट का जिक्र है, उसके अंदर इंसिडेंट फोटान के मुतालिक पूछा गया है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है इंसिडेंट फोटान की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लो वेवलेंथ होती है। स्कैटर्ड फोटान की फ्रीक्वेंसी लो होती है, हाई वेवलेंथ होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, फ्रीक्वेंसी हाई। ऑब्जेक्टिव 24 के अंदर पास्टन सीरीज़ की लॉन्गर वेवलेंथ के मुतालिक पूछा गया है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर हमने इसको कैलकुलेट किया 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारी जो वेवलेंथ होती है 18.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 25 के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी के मुतालिक पूछा गया है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है कि वेरिएबल वेलोसिटी ऑन इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ग्राफ के अंदर भी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 26 के अंदर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन के मुतालिक पूछा गया कि ये किसके इक्वल है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया और इसको हमने जैसे ही कैलकुलेट किया तो इक्वल आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 27 के अंदर मैक्सिमम पावर डिलीवर बाय द बैटरी टू द आउटपुट के मुतालिक पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सी इक्वेशन ठीक है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर हमने जर्नल इक्वेशन, सीरीज इक्वेशन, पैरेलल इक्वेशन और मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इक्वेशन दिखाई है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 28 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक पार्टिकल यानी कि चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे वो मूव करता है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ तो कौन सा रिलेशन ठीक होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है कॉइल के अंदर, वो बाज़ औक़ात क्या हो जाती है। सेल्फ इंडक्टेंस हो जाती है, बैक ईएमएफ होती है, इमोशनल ईएमएफ होती है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है जो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है तो बाज़ औक़ात उसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 30 के अंदर एक इक्वेशन दिया डेल फाई डिवाइडिंग बाई डेल टी, ये किस चीज़ के इक्वल है? करंट के इक्वल है, मैग्नेटिक इंडक्शन के इक्वल है, चार्ज की या ईएमएफ के। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर है डेल फाई डिवाइडिंग बाई डेल टी चेंज इन फ्लक्स इंटरवल ऑफ टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 31 के अंदर पूछा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन इज अकॉर्डिंग टू। लेविटेशन मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल होता है? फ्राडे लॉ होता है, मैक्स प्लांक्स लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है, लेंज लॉ। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के अंदर लेंज लॉ इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 32 के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है एसी जनरेटर के अंदर, तो वो कौन सी इक्वेशन या कौन सी कंडीशन को फिलफुल करता है? तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन गिवन है, जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है एन ओमेगा ए बी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 33 के अंदर एक साइकिल के मुतालिक पूछा गया, हाफ पॉजिटिव साइकिल है 0 से t/2 तक, तो डायोड किस तरह का होगा? रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, बिहेव एंड ओपन, मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करेगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर साइकिल दिखाया गया है तो 0 से t/2 तक फॉरवर्ड बाइस होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 34 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एमिट होते हैं और उसके अंदर फोटॉन ऑब्जर्व होते हैं, तो कौन सा प्रोसेस होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया गया हमारे पास एक सरफेस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, फोटॉन की ऑब्जर्वेशन होती है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जेक्टिव 35 के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट के मुतालिक पूछा गया, जब एक फोटान स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो जो स्कैटर्ड फोटान होता है उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर इंसिडेंट फोटान और स्कैटर्ड फोटान के मुतालिक बताया है, जो स्कैटर्ड फोटान होता है उसकी वेवलेंथ लार्जर होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, वहाँ से बाल्मर सीरीज़ प्रोड्यूस होती है, तो बाल्मर सीरीज़ के मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर लेमन सीरीज़, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफेंट दिखाई गई है, तो बाल्मर सीरीज़ या विजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 37 के अंदर इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट के मुतालिक पूछा गया कि इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट क्या होगा? ग्रे होगा, मास होगा, रेड होगा या साइवर्ट होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला भी दिखाया गया है और इक्विवेलेंट डोज का जो एसआई यूनिट है साइवर्ट होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38 के अंदर दी डेके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डेके रेट के मुतालिक पूछा गया है कि इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ऑब्जेक्टिव 39 के अंदर ग्रे और रेड के मुतालिक रिलेशन बताया गया है कि 1 ग्रे कितने रेड के इक्वल होता है? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेडियन के इक्वल होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40 के अंदर टाइम वेलोसिटी ग्राफ के मुतालिक पूछा गया, उसके अंदर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिस वक्त पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 41 के अंदर पूछा गया कि आदमी कार के अंदर मौजूद है और कार 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगी? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी बिकम ज़ीरो होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 42 के अंदर पूछा गया है कि हम रिजल्टेंट फोर्स किस वक्त हासिल कर सकते हैं? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया गया रिजल्टेंट फोर्स हम उस वक्त हासिल कर सकते हैं जिस वक्त एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी होगी। वेरिएबल वेलोसिटी हम उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी सर्कल के अंदर मूव कर रहा हो, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 43 के अंदर पूछा गया दो इक्वल मासेस हैं और दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जब दो मासेस हों, दोनों का मास इक्वल और दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, तो उनका मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 44 के अंदर पूछा गया कि वर्क डन बाय ये वेरिएबल फोर्स के दौरान वर्क डन जो हम हासिल करते हैं उस दौरान हम किस चीज़ को डिवाइड करते हैं, किस चीज़ के पैकेजेस बनाते हैं? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्मॉल इंटरवल का होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
45 के अंदर पूछा गया हमारे पास दो मासेस हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी की रेशो है 4:1 है और इक्वल लीनियर मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं, तो हमने मासेस की रेशो बतानी है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो m1 डिवाइडिंग बाई m2 इज इक्वल टू 1:4। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 46 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक मास 250 ग्राम का मास है, उसको 1.8 मीटर की हाइट तक पहुंचाना है, 1.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वो गेन करता है, तो वहाँ पे टोटल एनर्जी वो कितनी गेन करेगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी 4.41 जूल, जो क्लोज ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव 47 के अंदर 1 रेडियन के मतलब पूछा गया कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 18 मिनट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 48 के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के मतलब पूछा गया है कि उसके अंदर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर ग्राफ को भी रिप्रेजेंट किया गया है, जिस वक्त आपकी स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 49 के अंदर पूछा गया है हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, मास दिया गया है और इसके अंदर रिटार्डिंग फोर्स के मुतालिक पूछा गया है। एक शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप है, जैसे हम इसको सोल्यूशन के अंदर कैलकुलेट करते हैं जो हमारे रिटार्डिंग फोर्स आती है 300 न्यूटन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 50 के अंदर एक सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कल के मतलब बताया गया कि एक फिक्स डिस्टेंस है, जब फिक्स डिस्टेंस है तो वो पॉइंट कहाँ पे मौजूद होगा, एक रेडियस की तरफ इशारा किया गया है, तो वो पॉइंट फिक्स पॉइंट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 51 के अंदर पूछा गया कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसके लिए कौन सा बयान दुरुस्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं जब एक पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 52 के अंदर 1 डिग्री के मतलब पूछा गया कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर हमने कैलकुलेट किया 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑब्जेक्टिव 53 के अंदर नंबर ऑफ वेव्स पर मिनट और वेवलेंथ गिवन है, तो हमने वेलोसिटी के मुतालिक बताना है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे पास मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 54 के अंदर सेकंड पेंडुलम की लेंथ को अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है यानी कि टाइम पीरियड 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।